प्रिपरेशन के फेज़ में ऐसा कुछ सोशल लाइफ था नहीं मेरा। कहीं ना मैं किसी से मिलने जाता था, कोई ज़्यादा दोस्त थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस करूंगा जो मेरे प्रिपरेशन के फेज़ में था, सिलेक्शन से पहले। सिलेक्शन के बाद लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वो टोटल छोड़ो, उसको उस चीज़ से आपको मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन से पहले मेरा लाइफस्टाइल जो था वो आप लोगों का लाइफस्टाइल अभी के साथ आप मतलब रिलेट कर सकते हो कि आप किस लाइफस्टाइल से, आपको कौन सा लाइफस्टाइल से चल रहा है और मेरा उस टाइम कैसा लाइफस्टाइल था। मैं क्यों सोच रहा हूँ ये लाइफस्टाइल शेयर करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये जो लाइफस्टाइल है, स्टडी रूटीन है, जो भी है, ये जो चीज़ ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है मतलब सिलेक्शन में अपना। आप कितना टैलेंटेड हो, आपके पास कितने अच्छे बुक्स हैं, आपके पास कितना अच्छा स्ट्रैटेजी आपको पता है, ये सब मैटर नहीं करता है दोस्तों। आप किस लाइफस्टाइल में, आप प्रिपरेशन फेज़ में कौन से लाइफस्टाइल में आप रह रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। और मैं ये चीज़ पर्सनली बहुत मतलब स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मेरा जो लाइफस्टाइल है वही मेरे को हेल्प किया है एक्चुअली सिलेक्शन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे किताब थे, ये थे, वो थे, वो सब मतलब पीछे आता है, बाद में आता है। सबसे पहले है कि लाइफस्टाइल, आप अपना मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करके रखे हो पूरे प्रिपरेशन के दौरान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस वीडियो को दोस्तों पूरा कंप्लीटली देखना, आपको पूरा हर चीज़ समझ में आ जाएगा, आप हर चीज़ रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसको सुनने के बाद अपने लाइफस्टाइल में अगर आपको कुछ लगता है कि यार मेरे को भी चेंजेस लाना है, तो लाना, डेफिनेटली लाना, ठीक है। अभी ये जो लाइफस्टाइल में शेयर करूँगा, जितने भी सिलेक्टेड बंदे हैं ना, 70 to 80% कॉमन होगा लाइफस्टाइल, कहीं ना कहीं कॉमन होगा। 20-30% अलग हो सकता है, क्योंकि सब इंसान अलग है, सबके लाइफ में अलग अलग चीज़ हो रहा है, वो चीज़ तो कभी मैच नहीं करेगा। लेकिन प्रिपरेशन के फेज़ में 70 to 80% लाइफस्टाइल कॉमन होता है। आप किसी से भी पूछ लो, सेम टाइप के होंगे। स्टार्ट करूं तो दोस्तों, मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2016 दिसंबर में, ठीक है, 17 के लिए। एसएससी सीजीएल 2017 का फॉर्म आया था। उस मतलब फॉर्म तो नहीं आया था उस टाइम, लेकिन उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मैंने। टारगेट था कि यार एसएससी सीजीएल 2017 को क्रैक करना है, ठीक है। उसके साथ साथ सीजीएल पढ़ रहा है तो फॉर्म सीएचएसएल का भी निकलता है, तो उसका भी मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो मैंने 2 फॉर्म फिलअप किया था, सीजीएल का फॉर्म फिलअप किया था 17 का, और सीएचएसएल का भी फॉर्म फिलअप किया था 2017 का। तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। कैसे किया? सबसे पहले मैंने लगभग 10 दिन ले लिए स्ट्रैटेजी के वीडियोस देखने में। नेट पे सारे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस थे उस टाइम, जितने भी टॉपर्स के जो इंटरव्यूज़ थे, अच्छे मतलब लगभग बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने देख लिए। 10 दिन, आप सोचो 10 दिन में क्या कर रहा था, सिर्फ मैं स्ट्रैटेजी देख रहा था। क्योंकि मेरे सिटी में कोई गाइड करने वाला है ही नहीं। जिसको पूछो कैसे प्रिपेयर किया आता है, वो बोल देता है यार उस दुकान में जाओ, ये बुक्स खरीद लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन मेरे को वो वाइज डिसीजन लगता ही नहीं था। मेरे को अंदर से फील आता था कि ये तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सबको क्यों नहीं मिल रहा है, सबको जॉब क्यों नहीं मिल रहा है। कोचिंग सेंटर में जाओ पूछने के लिए, तो हर कोई हर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। एक बैच है जिसमें एसएससी के बच्चे भी हैं, बैंकिंग वाले भी हैं, रेलवे वाले भी हैं, स्टेट वाले भी हैं, सब कुछ मिला जुला के पढ़ाई कर रहा है। और कौन पढ़ा रहा है? जो बंदा वहीं पे पढ़ रहा था, उसको 3-4 साल 5 साल हो चुका है और वही पढ़ा रहा है वहाँ पे, उसको खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ हुआ। तो मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हालत ये है दोस्तों, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आपको गलती बता सकता है, आपको मिस्टेक्स बता सकता है, लेकिन वो आपको पाथ नहीं दिखा सकता। पाथ वो नहीं दिखा सकता आपको पहुंचना कैसे। आपको ये बता सकते कि आप ये गलती ना करो, वो गलती ना करो, क्योंकि उसने वो गलती किया हुआ है, इसलिए वहाँ से आप सीख सकते हो। लेकिन वो आपको कैसे पहुँचना है वो नहीं बता पाएगा। जो पहुँचा हुआ है ना, आप उसी से सीख सकते हो कि वहाँ पे कैसे पहुँचना है। तो मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी के वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया इंटरनेट में, जो टॉपर्स थे। और टॉपर्स मतलब मेरे को टॉपर बनने का कोई मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था, बस मैं उनसे देखता था क्योंकि उन्हीं के वीडियोस अवेलेबल थे। और जो लोग वीडियो डालते थे कि जिनका रैंक 1000 है, 2000 है, 3000 है, उनका वीडियो मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में देखता था, क्योंकि मेरे को रैंक 1 से मतलब नहीं है, मेरे को वो रैंक 1000 वाला 2000 वाला कैसे पढ़ रहा है उनसे मतलब है। और दोस्तों पता है मैंने क्या फाइंड आउट किया? रैंक 1 वाला बंदा जिस तरीके से पढ़ रहा है ना, रैंक 2000 वाला बंदा भी उसी तरीके से पढ़ता है। सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। उसका सोर्स जो है उसका भी सोर्स वही है। वो जिस स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ रहा है, ये भी वही स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ रहा है।
क्यों 1000 मतलब क्यों इतना बड़ा गैप आया रैंक में, पता है क्यों? शायद वो बंदा ज़्यादा मॉक टेस्ट दे दिया, ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालिसिस किया हुआ, ये कम मॉक टेस्ट दिया, कम अच्छे तरीके से एनालिसिस किया, बस यही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पढ़ते हैं एक ही तरीके से, आप कितना एफिशिएंट वे में पढ़ रहे हो वो आप कितना आगे जाओगे वो डिपेंड करता है। तो वो चीज़ मैं समझ गया। तो मैं ज़्यादा जो पीछे रैंक वाले होते हैं उनके वीडियो में ज़्यादा देखता था। अगर मैं मतलब ढूंढ ढूंढ के देखता था, यार मेरे को मतलब जानना है कि ये वाले बंदे कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे को जॉब से मतलब है, मेरे को रैंक से मतलब नहीं है, मेरे को कोई एक पोस्ट मिल जाए बस, उसके बाद आगे का क्या करूँगा मैं वो खुद डिसाइड करूँगा। तो मैं एक एक करके सारे स्ट्रैटेजी देखा, नोट करता रहा, नेम लिख देता था, नोट कर देता कि इस बंदे ने इस तरीके से पढ़ा हुआ, ये बुक्स फॉलो किया। तो लगभग मतलब 20-30 बहुत सारे वीडियो देख लिए, फिर सबका देखा, बहुत मतलब लगभग 80-90% कॉमन है, कुछ अलग नहीं है। सब वही बोल रहे हैं कि सोर्सेस फिक्स रखो, एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब पढ़ो और जल्दी से ख़त्म करके रिवीजन कोई मतलब रिवीजन करो ज़्यादा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप ज़्यादा किताब पढ़ोगे रिवाइज नहीं कर सकते, एग्ज़ाम में रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं क्लियरली समझ गया। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ गया। फिर मैं अपना शेड्यूल बनाना स्टार्ट कर दिया कि मैं ये बुक पर ख़रीदना है, मैं बुक खरीद लिया ऑनलाइन, ठीक है, स्टोर में, ऑफलाइन स्टोर में तो अवेलेबल नहीं था मेरा वहाँ पे, तो मैंने बुक्स खरीद दिया ऑनलाइन। खरीदने के बाद मैंने शेड्यूल कर दिया कि मेरे को इस हिसाब से पढ़ना है। मैथ के लिए मेरे को डेली कितना टाइम देना है, इंग्लिश के लिए डेली कितना टाइम देना है, रीजनिंग के लिए डेली कितना टाइम देना है और इंग्लिश के लिए कितना टाइम देना है, सॉरी जीके के लिए कितना टाइम देना है। तो मैंने पूरा लिख लिया अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से मैं टाइम देता था, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले दिन का शुरुआत, दोस्तों मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ, ठीक है। दिन का शुरुआत मेरा 8 बजे स्टार्ट होता था। उठता था मैं 8 बजे सुबह, क्योंकि लेट से पढ़ाई करता था, 1-2 बजे सोता था, तो मैं 8 बजे उठता था, ठीक है। सुबह मैं कभी उठ नहीं पाता था जल्दी, तो उठता, एक्चुअली सुबह जल्दी उठना चाहिए लेकिन मैं उठ नहीं पाया कभी, तो मैं उठता था 8 बजे। और मेरा मेंटलिटी ऐसा है कि मेरा टाइमिंग, पढ़ने का टाइमिंग हमेशा 9 बजे स्टार्ट होता है, तो उससे पहले मैं उठ के फ्रेश होके 9 बजे तक दोस्तों टेबल मतलब चेयर पे बैठ जाना है। पढ़ाई स्टार्ट 9 बजे से। सबसे पहले मैं पकड़ता था इंग्लिश का वोकैब सेक्शन सबसे पहले पकड़ता था, 1 वर्ड स्टेशन 15 मिनट, इडियम्स एंड फ्रेजेस 15 मिनट, और 15 मिनट जो भी वोकैबलरी है वो पढ़ लेता था। बस रटने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने सोर्स फिक्स करके रखा हुआ था, बस पढ़ते जाओ। मतलब मैं फिक्स कर दिया था यार, मतलब एक दिन में एक 2-2 पेज ख़त्म करूँगा, और मैंने कैलकुलेशन भी कर दिया था कि कितने दिन में ये पूरा किताब ख़त्म होगा, ये जितना भी सोर्स है, फिर मैं कब रिवीजन करूँगा। मान लो कि मेरा 1 वर्ड स्टेशन टोटल 20 दिन लगता था पूरा ख़त्म होने के लिए, जितना भी जो मेरे पास सोर्स था, तो 20 दिन लगा। फिर 21वां दिन में फिर से नंबर 1 पेज पे, ऐसा कंटिन्यूस रिवीजन चलता था। मैंने कभी ऐसे ब्रेक नहीं किया, ऐसा कोई टाइम नहीं आया जब मैंने कभी 1 वर्ड स्टेशन पढ़ना बंद किया, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना बंद किया, ये सब कभी बंद किया ही नहीं है मैंने। वो कंटिन्यूस, एक बार ख़त्म हुआ फिर से स्टार्ट करो, एक बार ख़त्म फिर से ख़त्म हुआ फिर से स्टार्ट करो, इस टाइप का रूटीन था मेरा। वैसे ही इंग्लिश ग्रामर भी शुरुआत जब किया तो एक चैप्टर मेरे को मतलब 2-3 दिन लग गए, क्योंकि स्टार्टिंग में समझना होता है, ठीक है। आप जो किताब आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ क्या है, आप समझ रहे हो कि एक चीज़, लेकिन अब जब वही चीज़ को दूसरी बार पढ़ते हो तो आपको पता है, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ उस चीज़ को, ठीक है। जिस रास्ते में आप पहली बार गए हो आपको थोड़ा मतलब अजीब लगेगा, दूसरी बार जाओगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार हाँ यहाँ पे वो पेड़ था, वहाँ पे वो वाला साइन लगा हुआ, पोस्ट लगा हुआ है, इस टाइप का आपको पता होता है। तीसरी बार और ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हो, तो इससे क्या होता है कि जितना मैं रिवीजन करता रहा उतना मेरा टाइम रिड्यूस होता रहा। तो मैं लगभग मतलब एक दिन में एक ग्रामर चैप्टर ख़त्म कर देता। मैं चाहूँ तो एक दिन में 2-3 भी ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैंने एक टाइम फिक्स करके रखा हुआ था। ज़्यादा टाइम मैं इंग्लिश में नहीं देता था, 2 से 3 घंटा, ज़्यादा नहीं। तो एक दिन में एक इंग्लिश ग्रामर चैप्टर मेरा ख़त्म होता था। टोटल 15-16 ग्रामर चैप्टर है, सोचो एक महीने में मैं एक चैप्टर 2 बार ख़त्म करता था। तो इस टाइप का मेरा रिवीजन हो गया था, एक ही किताब। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन मेरे को करते हैं, अभी आप लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि भाई मैं ये वाला ग्रामर किताब ख़त्म कर दिया, अब मैं नेक्स्ट कौन सा पढूं। ये सबसे बड़ा गलती है भाई, उसी को पढ़ो ना, नेक्स्ट में क्यों मूव करोगे। क्या एक्स्ट्रा जानने को आपको मिलेगा? कुछ भी एक्स्ट्रा जानने को नहीं मिलेगा आपको, जो आपको जानना है वही किताब में है, ठीक है। इतना गर्मी लग रहा है, वीडियो बनाने के बाद नहाना पड़ेगा। क्या बोल रहा था, हाँ इंग्लिश के बारे में।
एक किताब के आप एक ही किताब को पढ़ो, उसी को रिवाइज करो, एग्ज़ाम ख़त्म होने तक, सिलेक्शन होने तक आप उसी किताब को पढ़ो। एक बार सिलेक्शन हो गया बंद कर दो, ठीक है। कोई किताब पे मूव करने की ज़रूरत नहीं एक होने के बाद। एग्जैक्टली सेम विथ मैथ, आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं। एक किताब हुआ, उसी को रिवाइज करो बार बार, जब तक आपका चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में ना आ जाए तब तक आप उसको रिवाइज करो, ठीक है। अपना मतलब शेड्यूल लाइफस्टाइल बताते वक्त बीच बीच में आपको मैं चीज़ समझा भी दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बता ही रहा हूँ। तो मेरा पहला इंग्लिश था, ठीक है। इंग्लिश के बाद मैं करता था रीजनिंग दोस्तों। इंग्लिश के बाद मेरा नेक्स्ट था रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करता था, इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। रीजनिंग का मेरा कोई बुक फॉलो नहीं करता था, कोई मतलब कुछ नहीं करता था। मेरे पास जो सेट्स थे, प्रीवियस ईयर के सेट्स, और मेरे पास एक आर्यन का बुक भी था जो मतलब उसमें बहुत सारे सेट्स थे, 50 लगभग 50 सेट थे, 50 क्वेश्चन वाले 50 सेट, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में 25 ही आता था, मेरे को 25 से मतलब नहीं है। 25 के लिए मैंने टाइम अलॉट किया था कि मेरे को 15 मिनट में ख़त्म करना है, तो 50 के लिए कितना हुआ, 30 मिनट। तो मैं डेली, मेरा एक ही काम है, 30 मिनट टाइमर लगाओ और 50 क्वेश्चन करो, दैट्स इट। मैं बिना टाइमर का रीजनिंग क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं है मैंने, क्योंकि रीजनिंग में बहुत पहले से करते आ रहा था। मतलब लगभग 10th ख़त्म होने के बाद 11th क्लास में एनडीए एग्ज़ाम देता था मैं। एनडीए उस टाइम हुआ था मेरा, ठीक है। तो एसएसबी प्रिपरेशन के लिए एसएसबी का जो किताब होता है पीछे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, तो 11th क्लास में मैंने वो पीछे वो किताब वो वगैरह परचेज़ करके मैं देखा हुआ था बस यार किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे को मज़ा आता था वो चीज़ करने में। तो ऐसे करते करते मुझे नहीं पता था कि ये रीजनिंग है, बस देखा मैंने, इंस्ट्रक्शन पढ़ा और क्वेश्चन करने की कोशिश किया। बस रीजनिंग यही है, इंस्ट्रक्शन पढ़ो, जानो क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, दैट्स इट। अपना इंटेलिजेंस बहुत फास्ट है दोस्तों, बस उसको यूटिलाइज़ करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बंदा पढ़ाएगा तभी आप समझोगे, ज़रूरी नहीं है। आप बस ध्यान से देखो, समझ जाओगे, खुद समझ जाओगे, ठीक है। आप भी इंसान हो आप, ठीक है। इंसान बहुत पावरफुल होता है, समझो, आप यूनिक हो। तो रीजनिंग का मेरा वही शेड्यूल था, 50 क्वेश्चन करो 30 मिनट में, दैट्स इट। अब 30 मिनट में हुआ, और नेक्स्ट जो 30 मिनट था मैं उसको देखता था कितना मार्क आए मेरे, कहाँ कहाँ गलती हो गया। हमेशा 40+ आते थे मेरे, 40 से नीचे कभी आता ही नहीं था। लेकिन मैं हमेशा ट्राई करता था कि 45 क्रॉस करूं। हो जाता था बहुत बार, लेकिन बहुत बार होता भी नहीं था। मिस्टेक होते थे मेरे, जो ज़्यादा मिस्टेक होते थे दोस्तों, जो सिलोजिज्म के जो क्वेश्चन है, सिलोजिज्म क्या बोलते हैं यार, मैंने कभी उसको पढ़ा ही नहीं। देखता हूँ एक स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन देखता हूँ, हमेशा कंफ्यूज रहता मैं उस चीज़ में, हमेशा गलत होता है मेरा अटेम्प्ट। बेटर मैं उसको छोड़ ही देता हूँ हमेशा। आज तक मतलब सीजीएल के जो 2017 एग्जाम है उसमें भी मैंने छोड़ के आया है क्वेश्चन को, क्योंकि वो गलत हो जाता है मेरा, कभी सही होता ही नहीं। और हाँ, यूट्यूब पे अगर लेक्चर देखा जाए, समझा जाए तो हो जाएगा, लेकिन छोड़ो, एक क्वेश्चन क्या फ़र्क, छोड़ दो, ठीक है। तो उस टाइप का केयरलेस टाइप का था मैं, चलो छोड़ दो। तो वो चीज़ मैं करता था, ठीक है, इतना करता था। तो मेरा बस रीजनिंग का वैसे ही प्रिपरेशन है, उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो सच में बता रहा, मतलब कुछ नहीं किया मैंने रीजनिंग का। और मेरे को जो भी पूछता रीजनिंग क्या करना है, अरे यार सेट्स लगाओ, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 45 मार्क आपके आराम से आ जाएंगे 50 में से, क्या चाहिए आपको। बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, उस पर भी ध्यान दो, ठीक है। तो मेरा सेकंड था रीजनिंग। पहला रीडिंग इंग्लिश, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा फिर से रीडिंग, जीके पढ़ना स्टार्ट कर देता था मैं। जीके दोस्तों मैं साइंस पे ज़्यादा ध्यान देता था, ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देता था। हिस्ट्री इंटरेस्ट नहीं आता, बचपन से ही हिस्ट्री पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, मतलब चिड़चिड़ा लगता है हिस्ट्री से, मेरे को मतलब पसंद नहीं है। मतलब पुराना चीज़ जान के करना क्या है, इस टाइप का थॉट, मतलब इस टाइप का मेंटालिटी बचपन से ही मेरा, क्या करना पुराना चीज़ जान के। तो ऐसा मेंटालिटी जो बचपन से रह गया ना, तब से मेरे को हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं है। बचपन में हिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे, वैसा मतलब चिड़चिड़ापन हो गया मेरा हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ नहीं पाता था। फिर भी एंशिएंट वाला थोड़ा पढ़ लेता था, और मीडिएवल थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी भी मेरे को हिस्ट्री के क्वेश्चंस पता दोस्तों उतना नहीं आता है। ज्योग्राफी हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, पढ़ता था। साइंस के क्वेश्चंस हाँ, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री ये सब पढ़ लेता था, और मिसलिनियस भी छोड़ देता था। तो लगभग मैं जीके ना ज़्यादा मतलब ये नहीं करता था, जीके के टाइम में उतना एफर्ट नहीं देता था मैं, मतलब भगवान भरोसे छोड़ देता था जीके में, इस टाइप का। सिर्फ साइंस पे ध्यान देता था, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बस पॉलिटी के क्वेश्चंस। हाँ पॉलिटी, एक टाइम था मेरा पॉलिटी बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन पॉलिटी सबसे स्ट्रांग बन गया मेरा, इवन साइंस से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन गया। पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन आते हैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ मैं,
आ जाता है, आंसर पता होता है पूरा 100 कॉन्फिडेंस के साथ। तो उस टाइप का, तो मेरा ये जो 3-4 टॉपिक थे इसमें ही मेरा स्ट्रेंथ था। तो जितने क्वेश्चन बनते थे इसी में से बनते थे, बाकी को मैं छोड़ ही देता था। तो ऐसा था मेरा जीके का, जीके पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। नेक्स्ट लास्ट सबसे मैथ, क्योंकि लास्ट में क्यों मैथ रखता था देखो, क्योंकि मेरे को मैथ में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। मैथ में दोस्तों एडवांस ठीक है मेरे को समझ में आ जाता है, मेरा एडवांस बनता था तब। हाँ, शॉर्ट अप्रोच नहीं पता था मेरे को, जो अलजेब्रा की ट्रिगोमेट्री की जो वैल्यू पुटिंग मेथड होते हैं वो मेरे को नहीं पता था इनिशियल वे में। मैं मतलब पूरा डेरिवेशन करता था, पूरा मतलब पूरा डेरिवेशन। अगर टेन थीटा कॉस थीटा में क्वेश्चन आया तो टेन थीटा को मैं लिखूंगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिखूंगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मतलब इस टाइप का डेरिवेशन करता था, जैसे एग्जाम में मान लो कि 10 मार्क का पूछा हुआ है, 10-20 मार्क का, लेकिन वो सही तरीका है ही नहीं। मैं जान पाया कि ये तरीके से अगर मैं किया, एक क्वेश्चन में मैं तो 5 मिनट ले लूँगा, एक मिनट में एक क्वेश्चन मिनिमम होना चाहिए। 5 मिनट अगर एक क्वेश्चन को दिया तो सोचो कहाँ से जॉब मिलेगा। आप इवन आप पढ़ाई आप टैलेंटेड हो फिर भी आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको फास्ट होना है वहाँ पे। तो वो चीज़ मैं समझा कि ठीक है मेरे को एडवांस आता है, मैं समझ पाता हूँ हर चीज़, मैं इजीली हर चीज़ समझ पाता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को करेक्शन किया बहुत जगह पे। वैल्यू पुटिंग मेथड सीखा मैं, मैक्सिमम वैल्यू पुटिंग मेथड सीखा हूँ दोस्तों राकेश यादव सर से, ठीक है, सॉरी राकेश यादव बोल रहा हूँ, अभिनय शर्मा सर के वीडियो से अलजेब्रा और ट्रिगोमेट्री बहुत अच्छे से सीखा हुआ मैं, बहुत सारे चीज़। और मतलब हमेशा मैं उनके लिए थैंकफुल रहूँगा उस चीज़ के लिए, उनसे बहुत सारा चीज़ सीखा हूँ। और उनके वजह से 2017 में जो अचानक से जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सामने आ गया था मेंस में, बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ उस चीज़ में। बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कहीं प्रैक्टिस ही नहीं किया था मैंने। अचानक से अलजेब्रा के ट्रिगोमेट्री के इतने बड़े बड़े जो मतलब फंक्शंस थे, बड़े बड़े जो क्वेश्चंस थे, वैल्यू पुटिंग मेथड जो सर का था वो इतना ज़्यादा हेल्प किया मेरे को, क्वेश्चंस बन गए। अगर वो वैल्यू पुटिंग मेथड में ना सीखता तो वो क्वेश्चंस दोस्तों होंगे ही नहीं होंगे। अब मतलब टाइम चल रहा होता है ना, डर लगता है, इतना एंजाइटी होता है अंदर से, अगर ख़राब हो गया तो क्या होगा, इस टाइप के थॉट्स आते हैं बहुत। लेकिन अपने थॉट्स को सप्रेस करके क्वेश्चन पे ध्यान देना होता है, और उस टाइम अगर आपको क्वेश्चन नहीं बना तो और दिमाग ख़राब ऊपर से। तो वैल्यू पुटिंग मेथड पे ध्यान देता था एडवांस सेक्शन पे मैं। बाकी मेरा मेंसुरेशन ज्योमेट्री, इसका कोई वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं है, ठीक है, हो गया वही तो बहुत कम है। ये ज़्यादा फार्मूला और थ्योरम पे काम करता है। अगर आपको फार्मूला थ्योरम ढंग से पता है, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ज्योमेट्री का मेंसुरेशन मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हाँ, कुछ अगर अचानक से नया क्वेश्चन आ गया, नया टाइप का, थोड़ा मतलब ज़्यादा मतलब अंदर जो डिटेल होगा, हाँ आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हर क्वेश्चन नया नहीं देता है ना। मान लो कि 10 क्वेश्चन आए ज्योमेट्री के, उसमें से एक देगा आपको नया, 9 कॉमन होंगे, आपको पता होगा, आपने पहले किया होगा। तो उस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक के लिए आप वो 9 खराब मत करना। तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन का एक ही है कि आपको अगर फॉर्मूला और थ्योरम अगर आप फिंगर टिप पे रखे हो, अपने जवान पे रखे, फिंगर टिप पे रखे हो, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। मेरा जो वीकनेस था मैथ में, मैं ज़्यादा टाइम इसलिए देता था क्योंकि एरिथमेटिक में दोस्तों बहुत ज़्यादा वीक था, मतलब बहुत ज़्यादा। प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं था, परसेंटेज के क्वेश्चंस बनते नहीं थे, ठीक है। परसेंटेज के जो वैल्यूज़ होते हैं, फ्रैक्शन वाले वैल्यूज़, उसको याद रखना होता है। वो मेरे को वो बाद में सीखने को मिला कि यार राकेश यादव क्लास नोट से मैं देखा कि यार पहला पेज में, परसेंटेज के पहला पेज में वैल्यू दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन मन में ही उठा। फिर बाद में जब वीडियोज़ देखा उनका तो समझ में आया कि ये वैल्यूज़ याद रखने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फास्ट आपका कैलकुलेशन को फास्ट करेगा। बाद में रियलाइज़ किया, फिर वो वैल्यूज़ को याद रखने की कोशिश किया। धीरे धीरे मेरे को मतलब अरिथमेटिक को ख़त्म करने में मेरे को बहुत समय लग गया, बहुत समय, लगभग 50 दिन तो लग गया मेरे को अरिथमेटिक ख़त्म करने में। सिर्फ अरिथमेटिक ख़त्म कर, सोचो कितना वीक होगा मैं अरिथमेटिक में ख़त्म कर। इवन दोस्तों अभी भी अरिथमेटिक में जिस टाइप का कॉन्फिडेंस मेरा एडवांस में है, अरिथमेटिक में नहीं है, ठीक है। मैं एडवांस किसी को भी पढ़ा दूँ, किसी को भी, लेकिन अरिथमेटिक नहीं पढ़ा पाऊँगा। मैं खुद कर लूँगा क्वेश्चन सॉल्व, पढ़ा नहीं पाऊँगा, दिक्कत वो है, ठीक है। पढ़ाना बहुत मुश्किल हो आता है, मतलब फंबल करता हूँ मैं पढ़ाते वक्त, कॉन्फिडेंस अंदर से फील नहीं होता। पढ़ाते पढ़ाते अगर मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को अरिथमेटिक, अरे बकवास, मन में मतलब ऐसा ख्याल आता है तेरे को खुद को नहीं आता किसी को क्यों पढ़ा रहा है, इस टाइप के थॉट्स आते हैं। लेकिन अगर किसी को मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ ना, तो उस टाइप के थॉट्स नहीं आते, क्योंकि एडवांस से अंदर से बचपन से ही, मतलब 9th 8th
10th तब से ही है एडवांस। उस टाइम से ही मेरा अरिथमेटिक मतलब जो ट्रिगोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा ये सब होता था। मेंसुरेशन तो नहीं होता था लेकिन ये सब चीज़ होता था, ट्रिगोमेट्री, अलजेब्रा ये सब होता था। तो ये चीज़ है। अरिथमेटिक में मेरे को बहुत समय लगा, बहुत टाइम लगा। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा होगा, आई होप कितना लोग देखोगे नहीं देखोगे आई डोंट नो, बट लंबा होगा वीडियो, ठीक है। मतलब पूरा मतलब कहानी बता रहा हूँ अपना, टाइम लगेगा थोड़ा, पेशेंसली थोड़ा देखना, लंबा वीडियो है। तो मैं अरिथमेटिक में बहुत टाइम लेता था। ऐसे करके मैं अपना अरिथमेटिक क्लियर किया। जब पहली बार मेरा अरिथमेटिक क्लियर हुआ ना दोस्तों, बहुत खुशी हुआ यार, एटलीस्ट चलो सारे चैप्टर में तो सीख तो गया। ठीक है, अब क्वेश्चंस नहीं बने, नहीं बने, कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, मैक्सिमम तो नहीं बनेंगे लेकिन कुछ तो बनेंगे ना। पहले तो जीरो था, कुछ समझ में ही नहीं आता था, अब तो एटलीस्ट समझ तो पाऊँगा। नेक्स्ट टाइम जब वही चीज़ को किया मैं, ठीक है, बार बार अलग चीज़ नहीं करता था मैं, सेम वही चीज़ को किया, थोड़ा और मास्टरी आ गया। थर्ड टाइम किया और ज़्यादा मास्टरी आ गया, फोर्थ टाइम किया और ज़्यादा मास्टरी आ गया। इस टाइप का कर करके दोस्तों मेरा स्पीड डेवलप हुआ, ठीक है। और यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको स्पीड डेवलप करना है। स्पीड डेवलप तभी होगा जब हम एक चीज़ को बार बार करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही है, आपको रिपीट करना है चीज़, सेम चीज़ को, ठीक है। अभी मतलब क्लियरली मैं समझ पाता हूँ कि मेरा एक्चुअली क्या क्या गलती था और क्या इम्प्रूव कर सकता था मैं। अभी समझ पाता, मतलब सिलेक्शन के बाद समझ में आ जाता, सबको आ जाता है। अभी आप लोग डर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप खुद सेलेक्ट हो जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली रास्ता क्या है सिलेक्शन का। तो दोस्तों ये तो रहा मेरा स्टडी रूटीन, ठीक है। रीजनिंग, इंग्लिश, पहले इंग्लिश, पहले उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद जीके, उसके बाद मैथ्स। तो पूरा दिन इसी में निकल जाता था। अब आप लोग पूछो यार पूरा दिन 4 से जून में कैसे निकल गया। ये मैथ को मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देता था, इंग्लिश को वही 2-3 घंटा देता, उससे ज़्यादा नहीं, इंग्लिश उसी में हो जाता था। हाँ, इंग्लिश के लिए जो रीडिंग सेक्शन है, मैं पेपर तो नहीं पढ़ता ज़्यादा दोस्तों, पेपर नहीं पढ़ता था मैं ज़्यादा, सच बता रहा हूँ। मैं क्या करता कि मेरे को नॉवेल वोवेल पढ़ने का थोड़ा मतलब शौक था, तो मैं वो नॉवेल वगैरह मतलब एक हफ्ते में एक नॉवेल में पढ़ लेता था, आराम से पढ़ता था फ्री टाइम में। नॉवेल पढ़ना भी मेरा प्रिपरेशन में ही जाता है, ठीक है। मेरा इस टाइप का लाइफस्टाइल था दोस्तों, मैं कुछ अलग करता ही नहीं था। नॉवेल पढ़ता था, प्रिपरेशन में जाता है। रीडिंग मेरा उस चीज़ से, मेरा मुझे नहीं पता लेकिन उस चीज़ से मेरा रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प मतलब बढ़ गया। बाद में समझ पाया कि यार ज़्यादा रीडिंग करने से एक इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाता है इंग्लिश का, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सेंटेंस समझने में। जब आप सेंटेंस समझ पाओगे, आपको जब आप ठीक चीज़, अगर आप सही चीज़ को बार बार रीड कर रहे हो, जब आप गलत सामने आपके सामने आएगा, आपको आप पहचान जाओगे कि ये चीज़ गलत है। शायद आपको वहाँ पे रूल ना पता हो, लेकिन आप ये चीज़ समझ जाओगे कि वो चीज़ गलत है। वो उस टाइप का आपका इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाएगा अगर आप रीडिंग हैबिट है आपके पास तो, ठीक है। तो इस टाइप का था मेरा स्टडी रूटीन। और दिन का जो 9 बजे से स्टार्ट करके, अब बीच में गैप होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहा हूँ, बीच में गैप, ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, सो जाओ थोड़ा सा, दोपहर में थोड़ा सो जाता था मैं, और रात को 2 बजे तक पढ़ाई मेरा चलता था, ठीक है। ये तो इनिशियल फेज़ था, इनिशियल में ऐसे पढ़ता था। मॉक टेस्ट मैंने बहुत बाद मतलब लेट में स्टार्ट किया, जब प्रीलिम डेट निकला, प्रीलिम का डेट निकला, प्रीलिम के जस्ट 2 महीने पहले मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, प्रीलिम के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया बस। उससे पहले कोई मॉक नहीं देता था। उससे पहले हाँ मॉक देता था, वो है अड्डा 247 का जो ऐप है, उसमें जो मिनी मॉक्स हैं वो मॉक्स देता था, इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के। रीजनिंग तो देता नहीं था, रीजनिंग मतलब उतना नहीं देता था, सेट्स तो हैं, सेट्स में तो कर लेता था मैं, उतना नहीं देता था, लेकिन मैथ, इंग्लिश और जीके का देते था, ठीक है। उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ हर चीज़, बस उसको प्रैक्टिस है। वो वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ मेरे को, मज़ा आता है। मतलब फ्री टाइम में मान लो कि आपको पढ़ने के लिए बोर लग रहा है, वो चीज़ निकाल के करो, उस टाइप का मैं मतलब करता था। तो दोस्तों मेरा जो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मतलब पढ़ रहा हूँ, मेरे दिमाग में और कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं। मेरा मतलब इस टाइप का नेचर है दोस्तों, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब हाईली इंट्रोवर्ट। मेरा एक ही दोस्त था जिसका नाम सूरज है, ठीक है, एक ही दोस्त है, और एक दोस्त है शुभकांत है जिसका नाम। तो यही दोस्त, 2 दोस्त के साथ मैं मिलता था, वो भी डेली नहीं, कभी कभी। मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में ही जाता था मेरा, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई और नोवेल पढ़ना, पढ़ाई करना, नोवेल पढ़ना, घर पे ही। मतलब दोस्तों इतना हाईली इंट्रोवर्ट था मैं कि 2-2 महीना, 3-3 महीना तक घर से बाहर नहीं निकलता था। बस मेरा वो घर के अंदर ही, वो बाउंड्री के अंदर, मतलब अपने घर के अंदर, इवन गेट से बाहर भी नहीं निकलता था, नीचे भी नहीं जाता था मैं कहीं। ऊपर रहते थे हम, फर्स्ट फ्लोर में रहते थे,
वैसे ही मेरा चलता था। हाँ, और एक रूटीन था मेरा शाम को एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज मैं डेफिनेटली करता था, मतलब इवनिंग, सुबह तो 8 बजे उठता था, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता था, तो शाम को मेरा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या है, पुशअप करो, स्क्वाट करो, जिम विम तो जाना नहीं है, पुशअप करो, स्क्वाट करो, यही और अपने रूम में ही, ठीक है, बस वही आधा घंटा 45 मिनट्स, बस उतना उतना ही एक्सरसाइज। जितना भी एक्सरसाइज करो वेट कम नहीं होता था मेरा, क्योंकि मैं ज़्यादा खा लेता था, बहुत ज़्यादा खाता था। और दोस्तों हाँ, यहाँ से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप प्रिपरेशन, वो तो मेरा गलती था ज़्यादा खाना, लेकिन एक्चुअली प्रिपरेशन के टाइम में आप कम खाया करो, ज़्यादा मत खाया करो, क्योंकि ज़्यादा खाओगे मतलब लेजीनेस आ जाता है, सिर्फ नींद आएगा, पढ़ नहीं पाओगे। जितना कम खाओगे उतना एक्टिव रहोगे आप, ठीक है। कम खाने से वेट भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, इवन आप एक्सरसाइज तो करना चाहिए, अगर आप नहीं भी किए तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, वैसे ही रहेगा। और एक्सरसाइज करो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। जितना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा आपको, मतलब वो जो डिप्रेशन एंजाइटी आ जाता है ना, वो सब ख़त्म, वो सब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का मेरा जो लाइफस्टाइल था दोस्तों एक्चुअली में, ठीक है। और मेरा जो प्रिपरेशन ऐसा, मतलब कोई ब्रेक नहीं किया मैंने। प्रीलिम के लिए पढ़ा, प्रीलिम, अब प्रीलिम क्या मेंस क्या, सब कुछ तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। बस प्रीलिम में जीके और रीजनिंग एक्स्ट्रा है। जैसे प्रीलिम ख़त्म हो गया, मेंस के लिए और कुछ पढ़ा ही नहीं, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज़ करो। मैथ इंग्लिश को रिवाइज़ करो। इंग्लिश के लिए जो किरण का बुक था मेरे पास प्रीवियस ईयर का, बस उसी को रिवाइज़ किया। और डेली का मेरा रूटीन था कि मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। सुबह जैसे एग्ज़ाम में होता है मॉक टेस्ट, 10 से 12 मैथ सुबह, ठीक है, फिर 3 से 5 इंग्लिश। तो मेरा डेली का रूटीन था दोस्तों, दिन में 2 मॉक टेस्ट फिक्स है, मैथ एक, इंग्लिश एक। टाइम भी फिक्स है। उस टाइम में सीरियसली टेबल चेयर पे बैठ के मॉक टेस्ट देता था, दरवाज़ा बंद करके। और कभी कभी तो बिना फ़ैन के भी देता था गर्मी में, क्योंकि हैबिट होना चाहिए। पता नहीं आप कहाँ पे सेंटर पड़ा हुआ और वहाँ पे एसी नहीं है, फ़ैन चल रहा है, मान लो कि फ़ैन चल भी रहा है, कहीं दूर पे फ़ैन लगा हुआ आपको लग भी नहीं रहा है, तो इस टाइप के माहौल में आपका दिमाग काम करना चाहिए। अगर आप कंफर्ट में बैठ के दे रहे हो, आप अगर अगर आप कंफर्ट जोन, आउट ऑफ जोन में आपका पड़ गया, जो आपका कंफर्ट जोन है आपने बना के रख दिया जो जोन को, अगर उससे बाहर आपका कुछ पड़ गया वहाँ पे, फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। बेटर है आप पहले से प्रैक्टिस कर लो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में। अब जो 10 से 12 मैथ देता था, उसके बाद 12 बजे से लेके बीच में 3 बजे तक टाइम है, मैं कोई एनालिसिस नहीं करता था। चुपचाप खाना खाओ, बैठो, मस्ती करो, कुछ भी मतलब और कुछ भी रिवाइज़ करना है छोटा मोटा चीज़, वो क्या वगैरह रिवाइज़ करो, दैट्स इट। दोनों मॉक टेस्ट देने के बाद शाम को बैठता था रिवाइज़ करने के लिए, मैं एनालिसिस करने के लिए। मैथ को एनालिसिस करता था, देखता था, हर एक क्वेश्चन को देखता था अच्छे से। इंग्लिश को हर एक क्वेश्चन नहीं देखता था, लेकिन इंग्लिश में जो गलत हो गया उसको देखता था, जो सही हो गया उसको क्या देखना, मतलब जस्ट अवॉइड इट। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन 200 क्वेश्चन बैठ के कौन देखेगा यार, मतलब इस टाइप का ये था मेरा। चलो यार, जो जो गलत हो गए उसको देख लेता था अच्छे से। मैथ के लेकिन हर क्वेश्चन देखता था। आप मैथ को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि मैथ है वो, ठीक है, वो इंग्लिश नहीं है। तो हर क्वेश्चन में अच्छे से देखता था, उसमें से जो जो क्वेश्चन नए लगे मेरे को मार्क करके रख देता था, या अलग कहीं लिख के रख देता था। और जो जो क्वेश्चन गलती से गलत हो गए, क्यों गलत हुए, मतलब सोचने की कोशिश करता था कि यार मतलब एग्ज़ाम के टाइम में एक्चुअली गलत क्यों हुआ, आपको याद होगा। ऐसा नहीं करना आपको कभी भी कि आप आज मॉक दिए और कल एनालिसिस कर रहे हो, आप भूल जाओगे। आपने एग्ज़ाम टाइम में एक्चुअली क्या किया हुआ है आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे हर चीज़। तो बेटर है जिस दिन मॉक दिया है उसी दिन आप उस चीज़ को एनालिसिस करो, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों, मेरा प्रिपरेशन के टाइम में पूरा, मतलब प्रिपरेशन के फेज़ में ऐसा कुछ सोशल लाइफ था नहीं मेरा। कहीं ना मैं किसी से मिलने जाता था, कोई ज़्यादा दोस्त थे, किसी से मैं घूमने जाता था, कोई मूवी देखने जाता था, ऐसा कुछ नहीं था। मूवी अगर मेरे को देखना होता है तो घर ही पे देख लेता हूँ, ठीक है। अगर कुछ अच्छा लगा मूवी, जैसे मार्वल का अगर कोई मूवी आ गया तो मैं घर पे ही देख लेता था डाउनलोड करके। जब टाइम आता है, जब वो मूवी अगर रिलीज़ होता है कहीं पे, तो मैं उसको डाउनलोड कर देता था और घर ही पे देख लेता था। कहीं मूवी वूवी के लिए जाता नहीं था, कोई मतलब हॉल वॉल कुछ जाता नहीं था, घर पे देख लेता। क्योंकि मतलब पूरा हाईली इंट्रोवर्ट था, मेरे को किसी से मिलना पसंद ही नहीं था। चुपचाप अपने रास्ते रहो, अपने अंदर रहो, अपने रूम में अकेले रहना पसंद है मेरे को, स्टार्टिंग से ही, अभी भी ऐसा ही है। तो उस टाइप का लाइफस्टाइल था मेरा। और मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग 70 to 80% काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट होते हैं। नहीं तो अगर इंट्रोवर्ट भी नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन फेज़ में वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप इंट्रोवर्ट नहीं बनोगे ना दोस्तों,
आपका बहुत एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा आउटसाइड चीज़ों में। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को। अगर आप एनर्जी, देखो हर चीज़ के लिए एनर्जी यूज़ होता है। मान लो कि पीछे से पानी का बॉटल है, अब ये पानी पीऊँगा ना, इसके लिए भी एनर्जी यूज़ होता है, पता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ सोच सोच के, इसमें भी एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। अब अगर आप कुछ भी काम करें, मान लो कि आप खाना खा रहे हो, आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, एनर्जी कंज्यूम होता है। मान लो आप बैठ के कुछ सोच रहे हो, एनर्जी कंज्यूम होता है। ठीक है, हर चीज़ के लिए एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। तो बेटर आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे अपना एनर्जी आप यूटिलाइज़ करना चाहते हो। जहाँ पे यूटिलाइज नहीं करना चाहते हो उसको साइड कर दो, एटलीस्ट उस मोमेंट के लिए साइड कर दो, उस कुछ टाइम के लिए साइड कर दो। बाद में सिलेक्शन हो जाएगा, लेके आ जाना वापस, लेकिन उस टाइम के लिए साइड कर दो उस चीज़ को। बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उस चीज़ से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितना आप ज़्यादा साइलेंट रहोगे उतना बेटर क्लियरली आप समझ पाओगे हर चीज़ को। ठीक है। और मेरा जो सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था इस चीज़ में। बेटर है, अच्छा हुआ कि मेरे को उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और आप में से बहुत लोग जो फेसबुक, इंस्टाग्राम जो इसमें बहुत एडिक्ट हो चुके हो, दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट प्रिपरेशन के फेज़ में इस चीज़ को यूज़ मत करो। पड़ा हुआ है यार, आप फेसबुक यूज़ नहीं करने से, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला। ना आपको कुछ होने वाला है, ना दुनिया को कुछ बिगड़ने वाला है। सोचो, इंसान जिंदा थे, फेसबुक इंस्टाग्राम आने से पहले भी इंसान जिंदा थे, इंसान अच्छे से जिंदा थे। तो अगर आप मान लो कि 1-2 साल यूज़ भी नहीं किए तो क्या फ़र्क पड़ता है। 1-2 साल यूज़ नहीं करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये सब तो बकवास है, ये सब मतलब कोई यूज़ नहीं है। हाँ यूज़ है अगर आप उस तरीके से, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो सही तरीके से। लेकिन अगर आप सही तरीके से यूज़ करना नहीं जानते हो तो वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा, आपका एनर्जी कंज्यूम करेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको माइंड ख़राब कर देगा। तो उस चीज़ से बचना। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों मेरा लाइफस्टाइल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, मतलब पूरा दिन में क्या करता था और मेरे किस टाइप के हैबिट्स थे। मतलब लगभग सब कुछ तो मैंने बता दिया शायद, और कुछ बचा नहीं है, सब कुछ बता दिया। ठीक है, बस इतना ही है। अगर आप इस चीज़ से, मेरे लाइफस्टाइल से कुछ रिलेट कर पा रहे हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे भी खुशी होगा। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, आप अपना लाइफस्टाइल, जो आपका लाइफस्टाइल आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, बताना कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगेगा। मतलब मैं पढ़ता हूँ कमेंट बहुत सारे, मतलब जब भी मैं फ्री रहता हूँ, मतलब ऑफिस में काम कर रहा होता हूँ, जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं निकालता हूँ और पढ़ता हूँ कमेंट्स। ठीक है, रिप्लाई नहीं दे पाता उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार मान लो कि एक को रिप्लाई दिया तो बाकी बुरा मान जाते हैं, यार हमको क्यों नहीं रिप्लाई दिया, आप उसको रिप्लाई दे दिए। तो मैं काम करता हूँ, मैं किसी को रिप्लाई नहीं देता हूँ, लेकिन मन करता है रिप्लाई देने का। लेकिन अगर एक को रिप्लाई दिया, 2 को दिया, 10 को, मान लो कि 10-20 को भी दे दिया, लेकिन बहुत सारे कमेंट होते हैं, सबको नहीं दे पाता। ठीक है, बस इतना ही था दोस्तों। इस चीज़ से अगर कुछ हेल्प हुआ है तो आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट। मेरे से, मतलब मेरे से आप कुछ भी हेल्प हो रहा है तो बहुत खुशी होता है मेरे को उस चीज़ से। ठीक है, चलो किसी के लिए तो काम आया, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।